नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बात करते हैं, एक तो इंटरनेट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, आईबी की रडार पे आ गए हैं। ये सब क्या कर रहे हैं और कौन हैं, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको ज्योति मल्होत्रा, ये नाम तो याद होगा। ये कुछ वैसा सा ही मामला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफ़िशियल से। शिवम भाई, आप इनका चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहाँ जा भी सकते हैं, देख सकते हैं। तो शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एंड फ्लोर इज़ योर्स। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जो आज का युग है वो सोशल मीडिया का युग है। एक कहावत है कि जो लड़ाइयां हैं, जो युद्ध हैं, वो बैटल ग्राउंड पर जीते जाते हैं, लेकिन नैरेटिव का जो टेबल है उसके ऊपर हार जाता है। और दरअसल ऐसा कुछ होता भी है। भारत ने इससे पहले किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, तो भारत वो नैरेटिव का वॉर में कहीं ना कहीं पीछे हट गया था, कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। भारत ने बहुत सारे टारगेट्स को पिन पॉइंट किया, एयर स्ट्राइक की, सब कुछ करी, लेकिन शायद उस समय भारतीय सरकार है उसने उस तरीके से सोचा नहीं, भैया इस नैरेटिव की टेबल पे भी हमें एक दिन बैठना पड़ेगा। तो भारत में ही बहुत सारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, अरे साहब सबूत दिखाओ, हम कैसे मान ले, वहां तो कौवे मरे थे, वहां तो ये हुआ था, वहां तो वो हुआ था। और जो आईएसपीआर है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, वो इस चीज में मशहूर है। वो 2 दिन में ही यहाँ सब ठीक ठाक करके सारी वेस्टर्न एजेंसीज को वहां पढ़ लेगा कि देखिए नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है और भारत झूठ बोल रहा है। और वही अब हो रहा है। उसी नैरेटिव को अब जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं या जो हमारे एडवर्सरीज हैं, देखिए अभी पाकिस्तान वाला तो केस सामने आया है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है उस पर भी बात करूंगा। तो वो एडवर्सरीज वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उन भारतीयों को एज ए एसेट उनके लिए, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छी मजबूत पहचान रखते हैं, या कम से कम वो बडिंग है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर एक तरीके से वो अभी छोटे चैनल है, कोई 1,00,000, कोई 50,000, कोई छोटा ट्विटर हैंडल है, कोई इंस्टाग्राम हैंडल है, छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक दिन हमारा मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 4 मिलियन हो। और वो वल्नरेबल होते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अभी जो आईबी की एक रिपोर्ट है, ऐसे 300 से 400 हैंडल हैं जो उनके रडार पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि भैया वो जो लोग हैं उन्हें एक तरीके से हनी ट्रैप से लेकर और हैशटैग और लाइक का लालच दिया जाता है। होता क्या है, मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा का केस था, उसमें क्या था, इंडिया में बैठा हुई जो एजेंसी है, वहां पर एक दानिश नाम का व्यक्ति था, वो उस महिला से बातचीत करता है, उससे अपने एक तरीके से कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, फिर उसे पाकिस्तान का इन्विटेशन दिया जाता है और वो पाकिस्तान पहुंचती है। और पाकिस्तान जाकर देखिए इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम ये है, ये नहीं है कि आप एंटी इंडिया कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, ये भी नहीं है कि आप एंटी चाइना या कुछ भी एंटी किसी का नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर पाकिस्तान को अच्छा दिखाना है। वही तो करी थी ज्योति मल्होत्रा, कि भैया वहां पहुंचेगी, वहां प्रोग्राम चल रहा है, एम्बेसी में प्रोग्राम चल रहा है कि देखिए पाकिस्तानी इतने अच्छे होते हैं, लाहौर का स्टेशन इतना अच्छा है, देखिए ये म्यूजियम इतना अच्छा है, इनकी ये विरासत है, और देखिए कढ़ाई में चिकन ऐसे बनता है और कुकर में चिकन ऐसे बनता है, और यहाँ तो मतलब जो जो भी है वो सब कुछ वहां दिखाना कि भैया ये और हम लोग तो एक जैसे ही हैं, कल्चर एक जैसा ही है। वो उस तरीके से उन्हें कल्टीवेट करते हैं, फिर वो उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें वीजा का लालच दिया जाता है कि देखिए आपको फॉरेन टूर करा जाएगा, ऑल पेड होगा, वो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है कि भैया तुम्हें लाइक और हैशटैग आएंगे, तुम्हारे उस पर लाइक्स आएंगे, शेयर होंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सबको अच्छा लगता है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हम चाहते हैं भैया आज उस पर किसी के पे 1 लाख है, 60,000 है, तो भैया वो 6 लाख और 10 लाख हो, तभी हम कहते भी हैं सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके लिए जो हमारे एडवर्सरी हैं उनसे सहयोग लेने लगे। उसके बाद होता क्या है, पहले ये पैसा भी देंगे, अपने जो बॉट्स हैं वहां पे क्या होता है, फार्मिंग होती है, सोशल मीडिया फार्मिंग उसे कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार होगा, उसमें कई 100 सिस्टम लगे होंगे, एक एक सिस्टम पे कई कई अकाउंट उन्होंने एक्टिवेट करके रखे होंगे। वो आपको लाइक भी देंगे, फॉलो भी देंगे, आपके वीडियो शेयर भी करेंगे, और आपको लगेगा यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अकाउंट बढ़ रहा है। उस लालच में आप फंस जाते हैं, आपको पैसा भी मिलता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्हीं चीज को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, अब वो ये कहते हैं ऐसा कर, या तो हमारे हिसाब से कंटेंट चला, वरना तेरी ये पोल हम बाहर जाके खोल देंगे, भैया तूने हमसे
$100 लिए हैं, $500 लिए हैं, 2000, 5000, 10,000, जिसका जितना बड़ा चैनल, जितनी बड़ी औकात, हमने इतना पैसा तुझे अकाउंट में दिया है। तो हमारी एम्बेसी में गए थे, एम्बेसी में वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उस तरीके से। या फिर हमारे देखिए इतने सारे हम अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, और होता देखिए मैं भी एक चैनल पे जाता था, वो भी उन्होंने मतलब 1-2 बार ही गया, उन्होंने बुलाया थे वो भी वहां के, हम भी चले गए भैया, क्योंकि वो बहुत भारत राष्ट्रवाद इस सब की बातें करते थे। अब हुआ क्या, अब वो कहने लगे भैया अमित शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो भैया हमने भी हाथ जोड़ लिए, हमें भी लगा कि भैया शायद कहीं कुछ दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि समझ नहीं पाते कि आप वो कब तक कौन सा एजेंडा चला रहे हो, कब वो एकदम पलट जाए। तो ऐसे 300 से 400 इन्फ्लुएंसर्स अब तक चिन्हित किए गए हैं। अब उनके ऊपर आईबी की रडार है कि भैया अभी एक केस हुआ था, वसीम अकरम नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, ज्योति थी, ज्योति के साथ एक और व्यक्ति शायद जसबीर था या क्या नाम था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पकड़ा गया था, और उसके अलावा 9 लोग और पकड़े गए थे। देखिए नैरेटिव वॉर क्या होती है, मैं उस एक और चीज समझाता हूं ज्योति मल्होत्रा वाले केस से। उस दिन 11 लोग पकड़े गए थे उस पूरे वाले कैंपेन के अंदर, कि 11 लोग ऐसे हैं जो स्पाइंग कर रहे थे। और होता क्या है, मैं इसमें एक और चीज समझा दूं 11 लोगों वाली बात समझा के, जब ये लोग बड़े चैनल हो जाते हैं, मान लीजिए 5 लाख का चैनल है, 6 लाख का चैनल है, 1 लाख का चैनल है, तो इनका एक्सेस बढ़ जाता है। वो क्या कहते हैं किसी मंत्रालय में जाके, साहब हमारा 1 लाख का 10 लाख का चैनल है, 1 मिलियन का है, हम चाहते हैं कि आपका एक टूर करें कि 24 घंटे मंत्री जी कैसे रहते हैं। अब मंत्री जी के बहाने बहाने वो सारे में घूम गए, या उस अधिकारी के बहाने, या मिलिट्री कैंटोनमेंट में वो लोग घूम रहे हैं, कि हम देखना चाहते हैं कि भैया जो ये पठानकोट का बेस है ये कैसे काम करता है, हम इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। वो घूमते हैं उसके अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल एजेंसी जो दूसरी एजेंसियां हैं वो करती हैं कि भैया किस तरह का बिल्डअप एरिया है, किस तरीके से मूवमेंट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये ऑप सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए थे, वो यही करते थे, मिलिट्री मूवमेंट जारी है, इंस्टाग्राम की रील बनाई, पीछे बढ़िया सा गाना लगाया, सब भारतीय खुश, अरे देखो मिलिट्री भागी जा रही है, अब तो कुछ होने वाला है, हमारे अंदर भी जोश बढ़ जाता है। बाद में पता लगता है भैया ये वीडियो बनाई इसलिए गई थी वहां दिखाने के लिए कि भैया इस तरह का मूवमेंट आपकी तरफ हो रहा है। उसके बाद जो सेना है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी कि भैया कोई भी मूवमेंट का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ऑप सिंदूर के दौरान ये भी किया था। और जिस नैरेटिव की बात मैं कर रहा हूं, नैरेटिव कैसे बदला जाता है। 11 लोग गिरफ्तार हुए थे तब, एक हिंदू एक सिख, 9 कौन सी कम्युनिटी से है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चर्चा ज्योति मल्होत्रा की होती है। और ऐसा लगता है कि संपूर्ण हिंदू समाज लग गया है भैया स्पाइंग करने के लिए। अभी एक वो राजकुमार भाटी है ना, वो कांग्रेस सपा का प्रवक्ता, वो कह रहा है चैनल के ऊपर कि भैया देखिए जितने जासूस पकड़े जाते हैं उसमें 90% हिंदू होते हैं और उसमें भी 50% से ज्यादा ऊपर आरएसएस वाले होते हैं। भैया तुमने कौन सा सर्वे कर लिया। ये छोटी छोटी चीज लेकर किस तरीके से नैरेटिव गढ़े जाते हैं ये समझिए। और यही 400 से 300 इन्फ्लुएंसर का काम है कि आपको प्रो पाकिस्तान इमेज भारत में क्रिएट करनी है। तब भारत सरकार कोई एक्शन ले अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो ये कहे अरे यार पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लोग तो हमारे जैसे हैं, जो अमन की आशा, बड़ी बंदी ब्रिगेड और ये पुराने पुराने दिलीप कुमार और ये सब है ना। आजकल ये कुछ नए नए क्रिकेटर भी आ रहे हैं, मतलब नए नए तो नहीं, मतलब पुराने वाले जो हैं जो नए नए रूप में निकल के आ रहे हैं, कपिल देव और ये सब, कि नहीं साहब वो हाथ में लाना चाहिए था, नहीं साहब ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, गेम की स्पिरिट बड़ी है। मैं पूछता हूं इन लोगों से, अगर आपके घर में भगवान ना करे किसी को कोई मार दे, क्या आप उससे जाके हाथ मिलाओगे? नहीं मिलाओगे। और फिर भी आप लोग ये कहते हैं नहीं खेल बड़ा होता है जी। अरे खेल वही रहे हैं, उसी मानसिकता के साथ पूरा देश जीता है वहां। एक एक बच्चा कहता है कि भैया हमें गजवाए हिंद करना है, ये करना है, वो करना है, और उसी देश उसी पब्लिक में से तो वो आर्मी निकल के आ रही है। और आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब अमन की आशा होनी चाहिए। भैया अमन की आशा का चमचा तुम पकड़ो और जहां रहना चाहते हो वहां रहो। भारत अब वो समय नहीं है, जो जैसा है उसे वैसा मिलेगा। और जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं 300-400 की, भैया हम कुछ करेंगे, तुम्हारे नाक पड़ने से कुछ होगा, तुम रडार पे हो। और जो ये ज्योति मल्होत्रा वाला केस था ना, इसी में से लीड मिली है, इसी में से लीड मिली है इन सब 300-400 की। अब ये भी अकाउंट बंद बंद करके भागने लगे तो समझ जाइएगा, या जिनकी जबान पलटने लगे तो समझ जाइएगा कहां कहां से किस किस के क्या क्या कनेक्शन है। जी अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में जो ये पकड़े जा रहे हैं, ये हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने उसी को एग्जाम्पल रखा ना जैसा आप बता रहे हैं। और ये जो संख्या हम बात कर रहे हैं 300-400 की, ये बताया जा रहा है कि केवल एक बानगी भर है। अभी बहुत बड़ा स्टार्टर्स, जाल, अभी मेन कोर्स हाँ, बाकी है। अभी मेन कोर्स बाकी है।
तो वो मेन कोर्स शिवम भाई कैसा होगा? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान, अब तक तो खबर ये आती थी भैया पाकिस्तान में जो आईएसआई है वो इन स्टिंगर्स को भेजती है। बहुत सारे नाम है, मैं नहीं, आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना चाहता। वो प्रो इंडिया कंटेंट करते हैं, कोई बिंदी लगा के आ रही है, कोई अरे भारत में तो देखो इतना अच्छा, ये फोटो दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कौन से देश का होगा, कौन से देश का? वो वीडियो बहुत चलती है ना, और भारत वाले खुश हो जाते हैं, अरे साहब मेरे देश की तो इतनी बड़ाई कर दी। फिर वहां खड़े होते हैं, किसी लोगों से कहते हैं देखो वहां तो मुसलमान के जाति नहीं होती, यहाँ हिंदुओं के साथ होती है। बहुत सारा बना, वो सब आईएसआई स्पॉन्सर्ड है। अब आपने बात कही कि भैया भारत में तो स्टार्टर्स है और मेन कोर्स क्या होगा। पकड़े गए थे ना चाइना से फंडिंग लेते हुए, चाइनीज के लिए काम करते हुए। एक तो लिपस्टिक वाला पत्रकार था उसमें, और एक दो तीन और थे, और वो जब जेल चले गए थे फिर बड़ा रोने लगे थे कि भैया नहीं जी। नहीं, डेमोक्रेसी पे खतरा आ गया है, जर्नलिज्म पे खतरा आ गया है, और वो सब करने लगे थे। तो चाइना, आप देखिए जितने बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं फ्रंट पेज ऐड आते हैं चाइनीज एम्बेसी के। क्यों आते हैं भाई? फंडिंग होती है प्रॉपर, बिल्कुल। वो स्पेस खरीदा जाता है ऐड के नाम पर, और बहुत महीन तरीके से अपने नैरेटिव को बुना जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे बड़े नाम इसमें निकल के आए। इन 400 में भी अगर एक दो बड़े नाम निकल के आएंगे तो अचंभा नहीं होना चाहिए। 300 से 400 जो भी है, मैं कह रहा हूं छोटे भी लोग भी हैं, अगर सबके 1-1 लाख का भी चैनल है तो आप सोचिए कितनी बड़ी ऑडियंस को ये केटर कर रहे हैं 300 से 400 लोग। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा स्पाइरिंग कह लीजिए, एक बड़ा नेक्सस है, जिसको अगर सही तरीके से आईबी पकड़ पाती है, उन्हें नैप कर पाती है, तो एक बड़ा एक्शन आईबी की तरफ से हो सकता है इनके ऊपर। जी। महाराष्ट्र में भी कुछ पकड़ धकड़ हो रही है ना, वो सब क्या है देखिए कन्वर्जन को लेकर के? देखिए कन्वर्जन वाला तो है ही, उससे पहले और भी बता देता हूं। अब जिस जी। तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है पूरे पैन इंडिया लेवल पर, वो एक बड़ा क्रैकडाउन है। सबसे पहली बात तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया भैया मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो 140 जिले जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था कि जी, जी। पशुपतिनाथ से लेकर और रामेश्वरम तक हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, अब मुझे लग रहा है दंतेवाड़ा के कोई 2-4 किलोमीटर के जंगल को छोड़ के कहीं ज्यादा बचा नहीं है उनका कुछ। ठीक है, तो वो जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है, देखिए 3 लोगों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। मोदी ने कहा भैया पाकिस्तान से मैं निपट लूंगा, नक्सलियों से अमित शाह जी तुम निपट लो, और ये जिहादियों से योगी आदित्यनाथ निपट लेगा। बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम तीनों ने अपना अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज चुन लिया, अब इनकी हाथ खड़ी करनी है, वो हो रहा है। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री भी है, तो एक इंटरनल क्रैकडाउन भी एजेंसीज के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, केरल से पकड़ा गया है, यूपी एटीएस ने पकड़ा है। मोहम्मद ओके। रजा नाम का व्यक्ति है, मुजाहिदीन आर्मी करके उसने एक आर्मी बनाई, और वहां मलापुरम से पकड़ा गया है, केरल से, यूपी का रहने वाला है। यूपी एटीएस नहीं, केरल से पकड़ा है। वो एक ऐसी आर्मी बनाने का प्रयास कर रहा था कि जिससे वो सरकार का तख्ता पलट कर सके। जो पीएफआई वाला प्लान था ना, उनका एक डॉक्यूमेंट मिला था, विजन डॉक्यूमेंट 2047, हम ये कर देंगे, वही करने का प्रयास कर रहा था। और यही लोग हैं जो एक तरीके से ग्राउंड वर्क करते हैं। जो कैंपेन चलते हैं ना, आई लव दिस 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 दिस, उसके बाद हाँ। आम जनता को जोड़कर उसे किस तरीके से वायलेंट करना है। देखिए आम जनता तो जुड़ती है भावना के कारण, लेकिन उसे हाईजेक करके कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ऐसे लोग करते हैं। उसके बाद एक पकड़ा गया है हनीफ खान नाम का व्यक्ति, उसे राजस्थान की सीआईडी ने जैसलमेर से पकड़ा है। वो क्या कर रहा था, आर्मी के जो मूवमेंट होते हैं उनको ट्रैक कर रहा था कि भैया कहां कहां कैसे कैसे जा रही है। अच्छा, अब बॉर्डर की तरफ इस रास्ते से 4 गाड़ियां गई हैं, एक गाड़ी में इतने लोग हैं, 10 बजे गए हैं कि 11 बजे गए हैं, इतने लोग इतने इस ड्रेस में थे, इतने लोग इस ड्रेस में थे। जो मूवमेंट होता है ताकि पता लग सके कि भैया ये कैंटोनमेंट एरिया है या ये चौकी है, ये छावनी है, इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं, किस समय जाते हैं, किस तरह का हथियार लेके जाते हैं, वो सब एक तरीके से मॉनिटरिंग करने का काम ये खड़े लोग करते थे। ऐसे तो हनीफ खान नाम का जो पाकिस्तानी स्पाई है ये पकड़ा गया है। उसके बाद एक तौसीफ पकड़ा गया है जो पाकिस्तान में गया था 2022 में, हरियाणा पलवल से पकड़ा गया है। इसका भी यही काम था, जो मिलिट्री के मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करता था, तो वो भी धरा गया। उसके बाद एक पकड़ा गया वसीम अकरम, वो बॉलिंग वाला वसीम अकरम नहीं, अलग वसीम अकरम, और भी वसीम अकरम हो सकते हैं। तो ये भी 2021 में दानिश के संपर्क में आया था। दानिश वही ज्योति गुप्ता वाला, ज्योति मल्होत्रा वाला। इसे भी उसने एक तरीके से कल्टीवेट किया, पाकिस्तानी एजेंट बनाया, और 3 साल से ये उसके लिए काम कर रहा था। तभी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था दानिश से, क्योंकि दानिश को जब इंटेरोगेशन शुरू की भारत सरकार ने, उसको टेलगेट करना शुरू किया, तो एक बड़ी स्पायरिंग उससे निकल के आई। वो बहुत सारे लोगों को कर रहा था।
तो उन्हीं में से एक वसीम अकरम है, मेवात हिस्ट्री वीडियोस करके बनाता है, ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि मेवात की क्या हिस्ट्री है, उसके ऊपर वीडियोस बनाता था, तो ये भी पकड़ा गया है। तो ऐसे कम से कम 4 से 5 हैं जो अभी रिसेंट में 1 2 4 5 दिन के अंदर पकड़े गए हैं, और ये पब्लिकली रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इंटरनली जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है वो एक बड़ा क्रैकडाउन, तो अभी ये 4-5 लोग हैं जो निकल के आए हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं इसमें से, और 300 से 400 के ऊपर तो एक्शन हो ही रहा है, उन पे तो नजर बनी हुई है। तो जो भी है, एक बड़ी एक्शन जो सरकार है वो ले रही है, बेहतर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा भी है कि भैया 2 चीज, जब आरएसएस का 100 साल का ये हो रहा था समापन का, तो प्रधानमंत्री ने कही 2 चीजें ऐसी हैं जो भारत को समझनी है, डिपेंडेंस दूसरे देश के ऊपर वो नहीं होनी है, और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको केटर करना है, और उसी चेंज होती डेमोग्राफी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तभी बांग्लादेश का जो जमात इस्लामी का हेड है वो क्या कहता था, हमें नहीं प्लेन चाहिए भारत पे हमला करने के लिए, हम तो 50 लाख ट्रेंड भेज देंगे मुजाहिदीन, अपने आप संभलते रहना। तो उसी श्रेणी में, उसी सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, और उन्हीं पे एक क्रैकडाउन हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी है सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, बहुत बेहतर है जी। तो मैं बात कर रही थी ये जो कन्वर्जन वाला मामला है, इसमें भी कुछ लोग पकड़े गए ना? देखिए, अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जेम्स वॉटसन करके नाम से है, जी। क्रैकडाउन का ही ऑप्शन है ये। यूएस सिटीजन है, महाराष्ट्र की पुलिस ने भिवाड़ी से पकड़ा है, भिवंडी से पकड़ा है, माफ कीजिएगा जी जी। और ये क्या कर रहा है, बिजनेस वीजा पे भारत आते हैं कि भाई हम बिजनेस करने आए हैं, इस कंपनी से संपर्क है, हम ये करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, उसको डिस्गाइज लेके आते हैं और भारत में एक तरीके से गायब हो जाते हैं, और भारत में ये प्रीचिंग कर रहा है। आपको याद होगा वो कोविड के टाइम में ये कहा, दिल्ली में पकड़े गए थे ना, बहुत सारे विदेशी आ गए थे, सारे वो कौन से ये जमात वाले, जी। जमात वाले क्या कहते हैं वो, तबलीग वाले, माफ कीजिएगा, तबलीग वाले आ गए थे, तबलीगी, कोई इंडोनेशिया से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और वो तो ऐसे निकल रहे थे भैया जैसे बिले में से निकलती है ना चींटियां, एक के बाद एक लाइन लगा के ऐसे निकल रहे थे। तो ऐसे ही ये लोग हैं, भारत में आते हैं बिजनेस वीजा के नाम पर, टूरिस्ट वीजा के नाम पर, अलग अलग उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं, और उसके बाद भारत में रहकर ही कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे वाला खराब है, हमारे वाला अच्छा है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, और क्या क्या वहां चमत्कार करते हैं और सब कुछ करते हैं। वो पास्टर बलजिंदर पकड़ा गया ना पंजाब में जी, भैया तुम जाकर पहले वो वेटिकन वाले को ठीक कर लो, तुम पहले अपने आप को जेल से निकलवा लो, इतने बड़े हो तुम, इतनी बड़ी बीमारियां ठीक करते हो, इतना सब कुछ है, तुम अपने आप की बेल नहीं करा पा रहे। और ऐसे ही वो ठीक कराने के नाम पर ये जेम्स वॉटसन साहब घूम रहे हैं। अभी साल भर पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर सैटेलाइट फोन लेकर, उसकी भी मैं आज खबर पढ़ रहा था। और ऐसे ही अब ये पकड़ा गया है, एक पकड़ा गया था कुकी चिन वाले एरिया में, वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था बाकायदा, वहां पे तो स्टारलिंक के वो सैटेलाइट भी पकड़े गए थे, सिस्टम भी पकड़े गए। तो जिस तरीके से ये लोग अंदर आते हैं, कोई बिजनेस वीजा, कोई ट्रेवल वीजा, कोई तार कूद के, कोई सुरंग खोद के, कोई पानी में तैर के, और फिर भारत में आकर जिस तरीके से ये एक्टिविटीज करते हैं, कोई कन्वर्जन के नाम पर है, कोई अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पर, और जो कन्वर्जन कर रहे हैं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। अगर कन्वर्जन भी हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो भारत के लिए खराब है ना भैया। अब स्वेच्छा से कोई करे वो अलग चीज है, लेकिन आप लालच देकर कर रहे हैं चावल की बोरी के ऊपर। तो इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जेम्स वॉटसन अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से जेम्स वॉटसन घूम रहे हैं। और देखिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद ये बच भी जाए, यूएस प्रेशर इस तरीके से आएगा, एम्बेसी से निकाल भी लेगी, कोई ना कोई सेटिंग होगी। लेकिन जो भी है भैया पकड़े जाने चाहिए, सरकार इसके ऊपर कोई हिलावाली ना करे, कोई नरम दिल ना, कोई प्रेशर ना फील करे। और अब तो भैया अमेरिका का प्रेशर फील करना भी नहीं चाहिए। अब तो तुम्हारे पे टैरिफ लाद दिया, तुम्हारे स्टूडेंट आने नहीं दे रहा, तुम्हारा फार्मा नहीं चलने दे रहा, तुम्हारे पीछे हाथ धो के बढ़ा है, तो भैया तुम भी 2-4 ऐसे टेस्ट केस पकड़ के उसकी गर्दन में रोड़ दो। और अमेरिका में तो एक आदमी भी पकड़ा जाए उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। भाई ये नहीं कह रहा कि अगर सही है तो गर्दन मरोड़ दो, लेकिन अगर गलत है तो इसका एग्जाम्पल सेट कर दो, ये बहुत जरूरी भारत के कानून। आप शिवम जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो बहुत साफ साफ कह दिया है, शायद से मुझे लग रहा है उसी के बाद ये सब चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। ये देखिए, ये अमित शाह काफी समय से ये चीजें कर रहे हैं, ये चीजें कुछ रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। जो एजेंसीज हैं इंटरनल सैनिटाइजेशन के नाम पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। एक तो वर्कफोर्स की कमी बहुत है,
हमारी एजेंसीज के पास। अगर वो और बेहतर हो, और इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी हो जाए, सोफिस्टिकेटेड चीजें आ जाए, पुलिस सहयोग करने लगे गैर भाजपा शासित राज्यों में, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां देखिए हर तरह का अधिकारी होता है, कॉम्प्रोमाइज भी होता है, ईमानदार भी होता है, सब कुछ, अगर वो चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाए तो बहुत हद तक इन चीजों के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। जी सही कहा आपने। और जिस तरीके से अब स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड पार्ट, तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा एक्टिव भी हो रही हैं, हम देख पा रहे हैं। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। जो लोग इस शो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा शो देखा। अब हम ये चाहेंगे कि आप अपनी राय ज़रूर कमेंट के ज़रिए दीजिए, और इस वीडियो को आगे भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।